सुप्रभात बच्चों। आज हम इस वीडियो में एकांकी में पाठ 3 व्यवहार एकांकी का सारांश पढ़ेंगे। सारांश कैसे लिखना है, पूरी कहानी, पूरे जो नाटक की कथा वस्तु है, एकांकी की कथा वस्तु है, उसे आप अच्छी तरह पढ़ने के बाद में उसको अपने शब्दों में लिखना होता है। तो आइए सारांश देखते हैं कैसे लिखना है। सेठ गोविंददास, उत्तर यहाँ से डालेंगे। पहले प्रश्न लिखेंगे, व्यवहार एकांकी का सारांश लिखिए। फिर उत्तर, सेठ गोविंददास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। पृष्ठभूमि अंग्रेजी में इसे बैकग्राउंड बोलते हैं और हिंदी में पृष्ठभूमि, अर्थात ये वहाँ के क्षेत्र की कथा ली गई है, गांव के क्षेत्र की। इस एकांकी में सेठ गोविंददास ने जमींदार व किसानों के संघर्ष और उससे उपजे अंतर्द्वंद क्या होता है, जो आपस में मन में मनमुटाव चलता है, मन में भेदभाव चलता है पर उसे कह नहीं पाते, तथा जमींदार वर्ग की युवा पीढ़ी को गरीब किसान मजदूरों के हित का चिंतन करते हुए चित्रण किया गया है। एकांकी 3 दृश्यों में विभाजित है। एकांकी का सारांश निम्नलिखित है। प्रथम दृश्य, यह दृश्य रघुराज सिंह के महल की बालकनी से प्रारंभ होता है। रघुराज सिंह गांव का जमींदार है तथा नर्मदा शंकर उसका मैनेजर है। रघुराज सिंह अपनी बहन के विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित भोज में सभी ग्रामीण किसानों को परिवार सहित आमंत्रित करता है। रघुराज सिंह इस निर्णय को उसका मैनेजर, रघुराज सिंह के इस निर्णय को उसका मैनेजर गलत बताता है। रघुराज सिंह के यहाँ पर जोड़ लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से उसे पर्याप्त आर्थिक हानि होगी। आर्थिक हानि अर्थात धन का नुकसान होगा। रघुराज सिंह के पूर्वज ऐसे अवसरों पर चुने हुए घरों के केवल मर्दों को बुलाते थे। मैनेजर क्या कहता है कि जो पूर्वज थे रघुराज सिंह के, वो चुने हुए घरों के जो संपन्न किसान थे उन्हें बुलाते थे, ताकि वो जितना खाएं, अगर 1 पैसे का खाएं तो 4 पैसा व्यवहार देकर जाएं, तो ऐसे लोगों को। लेकिन रघुराज सिंह ने क्या किया, रघुराज सिंह ने हर घर से और हर व्यक्ति को बुलाया, पूरे परिवार को निमंत्रण दिया, जिससे भोज कराने में, उनके पूर्वज जो करते थे उससे भोज कराने में खर्च कम होता था और व्यवहार से आमदनी अधिक होती थी। नर्मदा शंकर रघुराज सिंह के किसानों के हित में लिए गए कुछ अन्य गलत फैसले जिसे बताता है वो, जैसे लगान कम करना, कर्ज माफ़ करना, बिना नजराना लिए ज़मीन देने को भी गलत बताता है। रघुराज सिंह का मानना है किसानों का शोषण करना, उनसे व्यवहार लेना अनुचित है। अब दूसरा दृश्य, द्वितीय दृश्य में क्या होता है, पहले दृश्य में हमने पढ़ा कि रघुराज सिंह का जो महल है, जो जमींदार का, वहाँ का दृश्य दिखाया जाता है और उसके मानसिक स्थिति, रघुराज सिंह की जो मन की दशा है वो बताई जाती है कि वो क्या चाहता है। वो अपने पूर्वजों से हटकर जो उसके पूर्वज करते आए हैं वह नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि जैसे जमींदार रहते हैं वैसे ही किसान भी रहें, सभी का समान अधिकार होना चाहिए। अब दूसरे दृश्य में, ये दृश्य गांव के एक मकान के कोठे से प्रारंभ होता है। कोठा होता है एक कच्ची मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी की दीवारों से बना हुआ हॉल टाइप का एक, जहाँ बहुत से किसान बैठे हैं जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं के हैं। इन्हीं में 22-23 वर्ष का, यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम गलत ये लग गया है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर लगाना है। इन्हीं में 22-23 वर्ष का एक शिक्षित युवक है जो देखने में किसान नहीं लगता। वह चूरामन नामक किसान का बेटा क्रांति चंद्र है। उसने गांव के एक घर में सभी किसान, गांव के पंचों तथा अन्य ग्रामीणों की एक सभा का आयोजन किया। वो शहर से पढ़ लिख कर आया है, तो उसकी जो विचारधारा है वो क्रांतिकारी है। तो वो गांव के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, उन्हें बुलाता है और सभी किसानों को एक जगह इकट्ठा करता है। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य जमींदार द्वारा दिए गए भोज के आमंत्रण पर, यहाँ पर निमंत्रण होगा, भोज के निमंत्रण पर निर्णय लेना है कि किसान वहाँ जाएं या नहीं। क्यों वो ऐसा सोच रहा है, क्यों ऐसा विचार कर रहा है? वो मानता है कि जैसे रघुराज सिंह के पूर्वज, जो पुराने जमींदार करते आए हैं कि भोज के नाम पर सड़ा गला खाना खिलाना और जितना खिलाना उससे कई गुना ज़्यादा व्यवहार के रूप में वसूल लेना, ये बातें वो बचपन से देखता आया है, उसे पसंद नहीं है। इसलिए वो सभी से कहता है कि किसी को नहीं जाना चाहिए, हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम किसी के बुलाने पर जाएं या ना जाएं। ऐसा
करने में कोई किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं लगना चाहिए कि हमने अपमान किया है। अगर कोई किसी को ऐसा लगता है तो हम किसी के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि वो उसे स्वीकार करना किसान मजदूरों का अपमान है। वह एक बार अपने पिता के साथ जाकर उस अपमान का अनुभव कर चुका है। सभी किसान इस बात पर सहमत नहीं हो पाते। कुछ किसानों का मानना है कि जाना चाहिए। तब क्रांति चंद्र किसानों को बताता है कि जमींदार किस प्रकार से उन्हें धोखा दे रहा है। वो जमींदार द्वारा किए गए सभी कार्यों की जब किसान कहते हैं कि नहीं जमींदार बहुत अच्छा, ये रघुराज सिंह जो हैं बहुत अच्छे जमींदार हैं, इन्होंने हम पर बहुत उपकार किए हैं, हमारा कर्ज माफ़ किया है, हमारा लगान माफ़ किया है, बिना नजराना लिए ज़मीन दी है, तो वो एक एक करके उन सारे जिसे किसान उपकार मानते हैं उन सारे कार्यों को साबित करता है, अपनी भाषा में बताता है कि देखिए एक बात यहाँ से ये सिद्ध होती है, ज़रूरी नहीं कि हम जिसके बारे में जो सोचें वो वैसा ही हो। क्रांतिचंद की सोच पूर्वजों से जुड़ी हुई थी, जो जमींदार पूर्वज रहे हैं उनसे, तो ज़रूरी नहीं कि जैसे वो थे वैसे ही उनका बेटा भी हो। रघुराज सिंह बहुत ही साफ हृदय का और किसानों का हित चाहने वाला वास्तव में, लेकिन क्रांतिचंद के मन में उनके पूर्वजों की छवि बनी हुई है, जिस कारण से वो उससे भी घृणा करता है। तो जब किसान जमींदार द्वारा किए गए उपकारों की दुहाई देते हैं तो क्रांतिचंद अपने तर्कों के द्वारा ये सिद्ध कर देता है कि ये सब कार्य जमींदार ने केवल अपने स्वार्थ के लिए किए हैं। यही बात सबको भोज के निमंत्रण पर भी है। इस प्रकार क्रांतिचंद भोज के निमंत्रण को स्वीकार करने को किसानों का अपमान सिद्ध करते हुए उसे अस्वीकार करने के लिए वहाँ से चला जाता है। सभी किसान स्तब्ध रह जाते हैं, स्तब्ध अर्थात हक्के बक्के रह जाते हैं। अब तीसरा दृश्य जमींदार रघुराज सिंह की बालकनी से आरंभ होता है, जहाँ वह बेचैनी से टहल रहा। क्यों बेचैनी से टहल रहा? क्रांतिचंद ने चिट्ठी भेजी है कि कोई भी नहीं आएगा और सारे उसके जो अच्छे कार्यों को बुरा बताते हुए लिखा है उसमें। तभी उसका मैनेजर बदहवास हालत में किसान प्रतिनिधि क्रांतिचंद की चिट्ठी लेकर आता है। पत्र को पढ़कर रघुराज सिंह का सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि यह पत्र किसानों द्वारा भोज निमंत्रण को अस्वीकार करने से संबंधित है। नर्मदा शंकर इसे किसानों की बदमाशी बताता है। यह किसानों द्वारा जमींदारों को बेइज्जत करने वाला कार्य है। रघुराज सिंह निश्चय करते हैं कि उन्हें अभी और बदलाव करने होंगे। नर्मदा शंकर जब बुरा भला कहता है किसानों को, तो रघुराज सिंह क्या कहते हैं कि नहीं, ये उनकी गलती नहीं है। हमें दो तरह से, या तो अगर हमें किसानों का वास्तव में हित करना है, हम चाहते हैं कि उनका हित हो और हमें उनके मन में जगह बनानी है, तो हमें उन्हीं की तरह मेहनत करनी होगी, या फिर उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि हाँ हम उनके हितैषी हैं। तो कहता है कि हमें और बदलाव करने होंगे जिससे कि किसानों का स्नेह व विश्वास प्राप्त कर सकें। नर्मदा शंकर के समझाने पर वे जमींदार की तौक गले से निकालकर किसानों के सच्चे हित में, तौक एक प्रकार का एक जो परंपरा चली आती है उस जमींदार परिवार में सभी को पहनना, गले में पहनने के लिए, तो वो निकाल देता है उसे और सच्चे हित में जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेता है। यहीं पर एकांकी का समापन होता है। तो ये था एकांकी का सारांश, जिसे आपको लिखना है और याद भी करना है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि उदय शंकर भट्ट जी ने किस प्रकार जो सामाजिक समस्या, सामाजिक कौन सी समस्या, जो जमींदार और किसानों के बीच आपसी सोच का मतभेद था, उसे बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है और ये बताने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति को समाज में बराबर दर्जा मिलना चाहिए, बराबर स्थान मिलना चाहिए। तो आइए अब हम अगले वीडियो में प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करेंगे।